हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के आईसीटी बेस्ड टीचिंग देखने वाले हैं। टीचिंग मेथड्स के बारे में देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है वो एक प्रकार का इस प्रकार के टूल्स है जिसमें टीचर्स के क्षमताओं में चेंजेस लाकर छात्राओं में के जो व्यवहार है, उनकी उपलब्धियां उनमें सुधार किया जाता है। ये एक तरीके से ऐसा देखने के लिए कि टीचर कैसे प्रदर्शन करता है, कैसे अपने स्किल्स इंप्रूव करता है, और जिस क्षेत्र में वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जिस में अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो वहाँ छात्रों को कैसे उनकी उपलब्धियों में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उनकी स्किल में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उससे रिलेटेड ये टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शिक्षक सहायता प्रणाली मूल रूप से एक सेट उपकरण है जो शिक्षकों में नई क्षमताओं का निर्माण करके छात्र की उपलब्धियों में सुधार करता है। इसे एक प्रक्रिया के रूप में भी लिया जा सकता है। यह निर्णय लेने के तरीके और किस जानकारी को प्रसारित किया जाता है को प्रभावित करता है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि शिक्षक नए कौशल कैसे प्राप्त करते हैं और जिन क्षेत्रों में वे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर छात्रों की उपलब्धियों में वृद्धि कैसे करते हैं, इस बारे में बताया जाता है। ठीक है, हालांकि ये सब एक साथ हो रहा है। परंपरागत से आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षा में आंदोलन हुआ है। यह प्रौद्योगिकी की मदद से भी होता है। चलिए, तो अब पारंपरिक जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स है उसके बारे में अंतर देख लेते हैं। पारंपरिक शिक्षा मूल रूप से शिक्षक केंद्रित निर्देश है जो शैक्षिक अनिवार्यता और शैक्षिक चिर स्थायित्वता को दर्शाता है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जो टीचर सेंटर्ड है, जहाँ पे टीचर ही हर भूमिका निभाता था, हमेशा टीचर को ही सारे जो भी है वही इंस्ट्रक्शन देगा, वही सामग्री इकट्ठी करेगा, वही पूरी मेथड डिसाइड करेगा कैसे पढ़ाना है, क्या है, और लर्नर का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता था। तो आधुनिक दृष्टिकोण में ये छात्र केंद्रित है जो शैक्षिक प्रगतिवाद को दर्शाता है। तो अब जो अप्रोच अपनाई गई है जिसमें लर्नर को, जो स्टूडेंट है, उसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है ना। तो ये इसमें ये डिफरेंस है। पारंपरिक दृष्टिकोण में तथ्यों को याद करना, वस्तुनिष्ठ जानकारी, सही ज्ञान महत्वपूर्ण है। आधुनिक दृष्टिकोण में तथ्यों की समझ, तथ्यों का अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, नवाचार महत्वपूर्ण, सोच महत्वपूर्ण है। पारंपरिक दृष्टिकोण का उद्देश्य उच्च परीक्षा, अंक, ग्रेड और अंततः डिग्रियां प्राप्त करना है। विषय व्यक्तिगत और स्वतंत्र होते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य सीखना, प्रतिधारण, मूल्यवान ज्ञान और कौशल का संचय है। विषय एकीकृत है और बहुविषयक होते हैं। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था उसका जो एम था सिर्फ यही था कि स्कोर करना है, ग्रेड लेना है, डिग्रियां हासिल करना है, बस इसी पर ये डिपेंड होता था। लेकिन आज का जो अप्रोच है वो ये कि उसका उद्देश्य है कि सीखना है, लर्निंग करना है, उसे बनाए रखना है, उसको और ज्ञान को और मूल्यवान करना है, उनका मतलब किसी स्किल को डेवलप करना है, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। पारंपरिक विधियों में छात्रों को उम्र, क्षमता आदि के आधार पर मिलान किया जाता है, जबकि आधुनिक विधियां संभवतः क्षमता के आधार पर भी हो सकती है। आधुनिक दृष्टिकोण में प्रत्येक परियोजना या विषय के लिए छात्रों को रुचि या क्षमता के आधार पर मिलाया जाता है। यह बहुआयु भी हो सकता है। ट्रेडिशनल विधि में प्रत्यक्ष निर्देश और व्याख्यान, सीट वर्क शामिल होते हैं। यहाँ छात्र सुनकर और अवलोकन करके सीखते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों, व्याख्यानों और व्यक्तिगत लिखित असाइनमेंट आदि पर निर्भर करता है। आधुनिक शिक्षण में व्यावहारिकता, खोजें, समूह गतिविधियां मुख्य स्तंभ है। यहाँ इंटरनेट, पुस्तकालय और बाहरी विशेषज्ञ पर भी ध्यान दिया जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण में प्रस्तुति और परीक्षण विधियां उन छात्रों का पक्ष लेती है जिन्हें पहले से सामग्री का या विभिन्न संदर्भों में एक्सपोजर है। आधुनिक दृष्टिकोण में संदर्भ सीखना, व्यक्तिगत ज्ञान को स्कूल पर्यावरण में एकत्रित करना है। चलिए अब आईसीटी जो है आधारित शिक्षण है
उसके बारे में देख लेते हैं। तो आईसीटी आधारित शिक्षण समर्थन कंप्यूटर और संचार तकनीकी दोनों के माध्यम से, क्योंकि आजकल का जो आधुनिक वे है स्टडी का हमारा, वहाँ पर ये है कि कंप्यूटर हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, तभी हम ऑनलाइन जो हमारा ऑनलाइन आईसीटी बेस्ड जो हमारा टीचिंग सिस्टम है, इसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स, इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता लगती है और इन पर आधारित होकर सीखने को सुगम और बढ़ाने का एक तरीका है। यह इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट और सीडी रोम की कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने को संदर्भित करता है, जो किसी भी समय किसी भी स्थान से औपचारिक और अनौपचारिक सीखने और ज्ञान साझाकरण को प्रदान, सुगम और बढ़ाने के लिए होता है। जनरली ये जो आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग है वो एक एडल्ट के लिए ज़्यादा सही है। जो बच्चे हैं उन्हें समझाना ऑनलाइन, क्योंकि आमने सामने समझाना उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो उस लेवल पर उन्हें कंसंट्रेशन, एक माहौल की ज़रूरत होती है, जो वो एक घर पे रहकर कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर उस चीज़ को समझे, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक एडल्ट जो एक 11th-12th के बच्चों से स्टार्ट होता हुआ और जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इससे रिलेटेड जो एजुकेशन है उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। संचार उपकरणों में डिजिटल टेलीविजन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और मोबाइल फ़ोन भी शामिल हो सकते हैं। आईसीटी आधारित शिक्षण को कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण सीबीटी भी कहा जाता है। सामान्यतः सीबीटी और ई लर्निंग को पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन सीबीटी 1980 के दशक का पुराना शब्द है। आईसीटी शब्द सीबीटी से इंटरनेट, सीडी और डीवीडी के परिपक्व होने के साथ विकसित हुआ है। इसमें इंटरनेट आधारित लर्निंग, वेब आधारित लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग शामिल है। आईसीटी कई तरीके से महत्वपूर्ण है। यह लचीला शिक्षण सक्षम बनाता है, जहां समय पर प्रभावी और कुशल शिक्षण होता है। गति शिक्षार्थी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, आईसीटी बेस्ड टीचिंग में क्या होता है कि आपका समय अलग अलग समय पे आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आपके आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। समय स्थान अलग अलग है। आपको एक्सपर्ट मतलब आपको, आप यूट्यूब पे देखिए, आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं। आप अपने चयन, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आईसीटी व्यापक क्षेत्र, नेटवर्क और मल्टीमीडिया, सीडी रोम, वेबसाइट बनाने के द्वारा दूरस्थ शिक्षण का समर्थन करता है। यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन को ये सपोर्ट कर रहा है ना। आईसीटी शिक्षण विधियों में हाइपरलिंक का लाभ होता है। यहाँ इंटरेक्टिव भाग होते हैं जो कठिन चीज़ों को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ अभ्यास करना भी संभव है। यह व्यापक श्रेणी के शिक्षण अनुभवों की अनुमति देता है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक एनिमेशन। तो आईसीटी हमारी टीचिंग, जो हमारे लर्निंग प्रोसेस है, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव टूल है, जो हमें तरह तरह के एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, तरह तरह की टेक्निक सीखने को मिलता है। बस इसको इस माध्यम से अगर हमें सीखना है तो उसके लिए हमें इंटरनेट और कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से हम अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सकते हैं। यह एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस संचार मोड के माध्यम से ई प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस प्रकार यह शिक्षार्थियों को लचीलेपन की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए कई अन्य विकल्पों को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सीखने के लिए। और विशेषीकृत शिक्षा प्रशिक्षण अनुकूलित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जो विशेष रूप से क्लाइंट की आवश्यकताओं को समर्पित ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पर सिंक्रोनस मोड के माध्यम से संबोधित करता है। इस प्रकार यह शिक्षार्थियों को साझा नेटवर्क के माध्यम से सीमित इंटरनेट एक्सेस या वर्ल्ड वाइड वेब पर असिंक्रोनस मोड में यूनिवर्सल सामग्री प्रदर्शित करने वाले सामान्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। और आईसीटी के उपयोग पर प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास द्वारा शिक्षण को बढ़ाता है। वर्ल्ड लिंक शिक्षकों को शिक्षण में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और इस प्रकार कक्षाओं में गतिशील, छात्र केंद्रित शिक्षण वातावरण बनाने की अनुमति देता है। संकाय अपने साथी समूहों के साथ दुनिया में बातचीत कर सकते हैं और विषय पर विचार और नोट्स आदान प्रदान कर सकते हैं।
आईसीटी इंटरैक्टिव और अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। समय स्थान गति के संदर्भ में लचीलापन, भागीदारी और पहुंच, विशेषज्ञता और गुणवत्ता विषय सामग्री, शिक्षार्थियों की दहलीज पर सर्वश्रेष्ठ संसाधन और व्यक्तिगत प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अधिगम और शिक्षार्थियों की विशेषता। तो सबसे पहले हम अधिगम क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होती है। तो अधिगम शब्द को परिभाषित करना काफ़ी सरल लगता है, जहाँ हमने अपने पूरे जीवन में नई चीज़ें सीखने में बिताया है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक प्रकृति का है और कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा नीचे दी गई है। तो गेट्स ने बोला अनुभव के माध्यम से व्यवहार में संशोधन अधिगम है। मतलब हम जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस के माध्यम से जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो लर्निंग होती है। स्किनर ने कहा है कि अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की प्रक्रिया है। और क्रो ने कहा है कि अधिगम जो है आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण शामिल है। तो अधिगम को प्रदर्शन जो लर्निंग है, लर्निंग मतलब सीखना, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के माध्यम से आपके बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, आप प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से। लर्निंग के माध्यम से आप नई नई हैबिट्स मतलब एक्वायर कर रहे हो, नॉलेज आपको मिल रहा है, आप नए नए एटीट्यूड को आप एक्वायर कर रहे हो। तो ये लर्निंग है, जो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप कोई स्किल को गेन कर सकते हो, कोई हैबिट अपने में डेवलप कर सकते हैं, है ना। हम नए नॉलेज को जान सकते हैं, एक नए व्यवहार को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अधिगम को प्रदर्शन क्षमता में स्थायी परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अब है अधिगम की मूल बातें क्या होती है। तो पिछले 100 वर्षों में अधिगम की अवधारणा समान नहीं रही है। इन वर्षों के दौरान 3 विचारधाराएं प्रमुख रही है। मतलब लर्निंग हर बार समय समय के साथ इसकी विचारधाराएं भी बदलती रही, ये कोई एक फिक्स स्पेसिफिक नहीं है ना। तो पहला है व्यवहारवादी विचारधारा। तो यह विचारधारा 20वीं शताब्दी के पहले आधे हिस्से में प्रमुख रही है। इसके अनुसार अधिगम केवल एक उत्तेजना प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया है। इसके अनुसार ये जो स्कूल है, ये क्या मेनली फोकस करता है कि ये ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल एस्पेक्ट्स है इसमें। इस विचारधारा ने मुख्य रूप से प्रेक्षणीय और मापनीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है कि ये मापा जा सकता है, ऐसी प्रोसेस पर ये ध्यान देता है। जब शिक्षार्थी सुदृढ़ीकरण उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं मजबूत हो जाती है। इस प्रकार अधिगम एक प्रतिक्रिया को मजबूत करने की प्रक्रिया है। मान लीजिए जब एक शिक्षक एक छात्र से लेखाशास्त्र जो अकाउंटेंसी है उसमें प्रश्न पूछता है उससे रिलेटेड, और छात्र उसका सही उत्तर दे देता है, तो वो छात्र को बहुत अच्छा या शानदार कहकर पुरस्कृत करता है। यह छात्र की प्रतिक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है, जो मजबूत हो जाती है ना। तो ये एक तरीके से उनको जो अप्रिशिएट किया है ना, वेरी गुड कह के, एक्सीलेंट करके, तो इससे क्या होता है कि उनमें उस रिस्पॉन्स को वो उसमें एक शक्ति, एक ताकत बढ़ाता है ये, है ना। तो ये शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया में ध्यान, अभ्यास और प्रशिक्षण और ट्यूटोरियल पर है ये आधारित। तो इस प्रकार जो बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी विचारधारा है, ये इस पर फोकस करता है कि अगर किसी लर्नर जो अधिगम करने वाला पर्सन है, जो स्टूडेंट है, अगर उसके किसी उत्तेजना पर, उसकी मतलब किसी एक्ट पर अगर कोई प्रतिक्रिया की जाती है तो वो प्रतिक्रिया सुदृढ़ मतलब मजबूत एक प्रतिक्रिया बन जाती है। मतलब प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया भी कही जाती है कि अगर जो उसके जो भी एस्पेक्ट्स है उसको मापा जाता है। जैसे अगर हमने अभी एग्जांपल देखा जिस प्रकार से कि उसमें अगर उससे क्वेश्चन पूछा और उसने सही जवाब दिया, और उसको अगर हमने उस आंसर पर जब प्रतिक्रिया दी कि बहुत अच्छा, शानदार, जब उस पर हमने पुरस्कृत किया, जब उस पर प्रतिक्रिया दी, तो वो प्रतिक्रिया उसके लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया, मतलब जो एक प्रक्रिया जो हुई छात्र की प्रक्रिया के लिए एक सुदृढ़ीकरण के रूप में एक कार्य करता है। मतलब उसके बिहेवियर में फिर वो चीज आ जाती है कि हाँ, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये ऐसा अवार्ड फिर से मिलेगा, मुझे ऐसे शाबाशी सबके सामने फिर से मिलेगी। तो ये एक उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने की एक विचारधारा के बारे में बताता है। व्यवहारवादियों ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम प्रस्तुत किए हैं।
एक तो है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम प्रतिक्रिया के प्रभाव के महत्व पर जोर देता है। ये यहाँ बोलता है कि अगर कोई इफेक्ट, मतलब अगर हमने फीडबैक दिया, अगर उस पर कोई प्रतिक्रिया की, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके व्यवहार पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर उसके प्रभाव पर महत्व दिया है कि क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो संतोषजनक परिणाम प्रतिक्रिया को मजबूत करते हैं, जबकि कष्टप्रद परिणाम इसे कमजोर करते हैं। इसलिए पुरस्कार और सजा अधिगम के महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम सभी बच्चों के सामने उनको अप्रिशिएट करते हैं तो उनमें और उत्साह बढ़ेगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। अगर हम उनको अगर पूरी क्लास में सजा देते हैं तो उन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उन्हें फिर ये मतलब एक तो यहाँ पर ये इफेक्ट पर काम कर रहा है कि फोकस कर रहे हैं कि आपका जो टीचर का जो भी अगर वो रिस्पॉन्स रहेगा, उसके आधार पर उनके व्यवहार पर इफेक्ट पड़ता है। तत्परता का नियम, तो तत्परता का नियम छात्र की एसआर कनेक्शन बनाने की इच्छा को इंगित करता है। तब एसआर कनेक्शन मतलब अगर जब कोई छात्र जो है मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों रूप से कार्य करने को तैयार होता है तो अधिगम होने की संभावना अधिक होती है। तो ये जो कार्य करने की जो तत्परता होती है ना, वो उद्दीपन और प्रतिक्रिया, मतलब एस से होता है हमारा स्टिमुलस और आर से जो होता है रिस्पॉन्स। ये कनेक्शन बनाने में, मतलब इस जो ये तत्परता होती है सीखने की, मतलब जब मानसिक और शारीरिक रूप से वो सीखने के लिए तत्पर रहता है तो इस तत्परता को एसआर कनेक्शन कहा जाता है ना, इसका निर्माण करता है वो। तो जैसे शिक्षार्थी क्या है, मतलब लर्नर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार होता है, तो वहां पर क्या होगा, मतलब अगर उससे कोई किसी चीज के बारे में पूछा है और उसने उसके लिए प्रतिक्रिया दी है, तो वहां पे उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच का संबंध मजबूत हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर क्लासरूम में अगर कोई छात्र सीखने के लिए तैयार है, जो लर्नर है वो सीखने को तैयार है, और तो तब शिक्षक क्या एक प्रश्न प्रस्तुत करता है, यहाँ पर एक उनमें क्यूरियोसिटी, एक उद्दीपन जागृत हुआ ना, तो छात्र के सही उत्तर देने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पे छात्र ने आंसर दिया, जब क्वेश्चन पूछा तो यहाँ प्रतिक्रिया की उसने, तो शिक्षक के सकारात्मक जो जैसे प्रशंसा करना भविष्य में छात्र की तत्परता और सही उत्तर देने की क्षमता को और भी मजबूत करेगा। मतलब अगर आप टीचर ने क्वेश्चन करा, छात्र सीखने को तैयार है, वो प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो उसके लिए तुरंत क्या होगा, आंसर देगा। ठीक है, अब उसने आंसर दिया तो उस प्रतिक्रिया पर अगर आपने उसको सकारात्मक पॉजिटिव उसको दिया, जैसे उसकी प्रशंसा कर दी है ना, तो वो क्या होगा कि फ्यूचर में भी ऐसे ही तत्पर रहेगा उत्तर देने के लिए। तो यहाँ पे क्या उसकी क्षमता और भी अधिक मजबूत होती है ना। तो यहाँ पे एसआर कनेक्शन पर फोकस किया जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, तो अभ्यास का नियम अभ्यास के माध्यम से कनेक्शन को और मजबूत करने से संबंधित है। तो जो ये बिहेवियरिस्ट जो है उन्होंने 3 नियम पे मुख्य वो ध्यान दिया कि पहला तो ये कि आपकी जो प्रतिक्रिया होती है, जो आपका उसके हिसाब से उनके बिहेवियर में इफेक्ट आता है, तो इस हिसाब से लर्निंग होगी। रेडीनेस में उनमें इस तरीके से एसआर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है कि आगे भी स्टूडेंट प्रेरित रहे, तत्परता रहे उसमें उसे लर्निंग के लिए। और एक्सरसाइज के द्वारा तो उसको प्रैक्टिस करा के, अभ्यास का करा के उसके माध्यम से उसका जो ज्ञान है उसको और मजबूत करने का यहाँ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञात्मक विचारधारा, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। तो व्यवहारवादियों ने केवल प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान दिया है ना, ऑब्जर्वर बिहेवियर पे, जो उनके बिहेवियर है उस पर पे ही फोकस किया है। पहले वाले जो स्कूल है उसने अधिगम में शामिल आंतरिक प्रतिक्रियाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार एक नई विचारधारा संज्ञात्मक विचारधारा उभरी। संज्ञात्मक मानते थे कि हर विषय का एक ढांचा होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है हर इसका। जब जानकारी को व्याख्यान या प्रदर्शन के माध्यम से संगठित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करेंगे।
मतलब जब आप एक्सप्लेनेशन जो लेक्चर दे रहे हैं या जो भी जानकारी, मतलब जो ज्ञान दे रहे हैं आप लेक्चर के माध्यम से दे रहे हो या आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई प्रदर्शन के माध्यम से दे रहे हैं, संगठित तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं ना, सिर्फ बिहेवियर पे फोकस नहीं करना है हमें, उनके क्या है, उनके ज्ञान में वृद्धि, उनमें स्किल प्राप्त करना है, उसके लिए उस हिसाब से पढ़ाना है। तो उनके अधिगम संरचनात्मक संरचना में ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, आत्मसात और अनुकूलन होगा। तो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो उनमें स्किल का डेवलपमेंट भी होगा, उनमें पॉजिटिविटी भी आएगी, उनमें ज्ञान का भी डेवलपमेंट होगा, ज्ञान भी उन्हें पता पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बिहेवियर पे नहीं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, इस में बोला गया है। फिर है नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, संरचनावादी विचारधारा। तो संरचनावादी मानते थे कि अधिगम निष्क्रिय नहीं है, उन्होंने अधिगम को व्यक्तिगत मानना शुरू कर दिया, मतलब ये निष्क्रिय नहीं है, पर्सनली ये बस लर्निंग होती है, हर स्टेज पे आपकी लर्निंग होती है। हर कोई अपने अनुभवों के परिणाम स्वरूप अपने ज्ञान और कौशल का निर्माण करता है, जैसे जैसे अपने उनमें अनुभव हुआ है, जैसे जैसे उनको जिसमें चीज में इंटरेस्ट है, वो उसमें अपने ज्ञान और कौशल का निर्माण, मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर, उनकी इंटरेस्ट के आधार पर वो धीरे धीरे ज्ञान और कौशल का निर्माण करता है। अधिगम या ज्ञान नए ज्ञान के अधिग्रहण के साथ लगातार निर्मित होता रहता है। इसका मतलब है कि नया अनुभव पिछले अनुभव के साथ एकीकृत होता है। अब क्या है, कोई ज्ञान है तो हर बार नया नया ज्ञान जो आ रहा है वो पिछले ज्ञान से जुड़ता जाता है, ऐसा नहीं है कि पुराना ज्ञान खत्म हो जाता है। आप जो भी कुछ अगर आपने बेसिक सीखा है तो उसका एडवांस आगे जब नया ज्ञान लोगे तो वो उसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो आपका पिछला जो ज्ञान है, पिछला अनुभव है, वो भी उसी के साथ जुड़ा होता है। संरचनावादी विचारधारा के तहत हम स्वतंत्र अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम और प्रोग्रामिंग आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट लर्निंग पर ज्यादा फोकस करता है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, प्रोग्रामिंग पर, इस पर ध्यान देता है। ये सामान्यकृत कौशलों पर है जो व्यक्तिगत खोज पर आधारित है, ये पर्सनली खोज पर आधारित होता है। खोज आधारित अधिगम जो है वो संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, मतलब जहाँ पर खुद से रिसर्च खोज किया जाएगा, जहाँ पर है ना डिस्कवरी की जाएगी, वो वाली जो दृष्टिकोण है वो संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इसे जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था और यह एक पूछताछ आधारित निर्देश की विधि भी है। तो यह लोकप्रिय सिद्धांत शिक्षार्थियों को पिछले अनुभवों और ज्ञान पर निर्माण करने, अपनी अंतर्दृष्टि, कल्पना, संरचनात्मकता का उपयोग करने और तथ्यों, संबंधों और नई सच्चाइयों को खोजने के लिए, नई जानकारी खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो हमने 3 स्कूल ऑफ जो स्कूल्स पढ़े हैं हमने, जिसमें सबसे पहला जो हमारा व्यवहारवादी पे था, जो सिर्फ फोकस करता था कि उनके व्यवहार पर कि इस तरीके से प्रतिक्रिया दी जाए, जो लर्निंग के जो बेसिक मूल बातें जो बताई है, इसमें 3 प्रकार की बताई। व्यवहारवादी विचारधारा में सीधा सा ये बोला है कि जब आप कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जिससे स्टूडेंट के जो लर्नर है उसके व्यवहार में एक फीडबैक के माध्यम से एक सुदृढ़ एक संरचना बन जाती है ना, एक जैसे हमने उनकी तारीफ करी नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के माध्यम से, या तो उनमें पॉजिटिव असर आएगा कि आगे भी वो तत्पर रहेंगे उस चीज को करने के लिए, और नेगेटिव भी इफेक्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पे व्यवहार पर फोकस किया है। व्यवहार पर फोकस करने के लिए 3 उन्होंने बेसिक रूल जो बताए हैं कि प्रभाव का नियम, कि उनके व्यवहार में क्या इफेक्ट होता है। दूसरा, उनमें तत्परता का जो कनेक्शन, जो एसआर कनेक्शन जो होता है वो कितना मतलब सुदृढ़ बनता है उनके, है ना, उनके सीखने की तत्परता पे ये उनका व्यवहार डिसाइड रहता है। अभ्यास का किस प्रकार से प्रैक्टिस करा के उनके कनेक्शन को मजबूत किया जाता है, तो यहाँ पर उनके व्यवहार पर फोकस किया है। लेकिन संज्ञात्मक विचारधारा में सिर्फ व्यवहार पे नहीं, यहाँ पर इस बात पे दिया है कि उनमें स्किल और ज्ञान का डेवलपमेंट हो, इस बारे में भी आंतरिक मतलब आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान दिया गया है कि उनमें कुछ ना कुछ स्किल डेवलप हो सके, इस पर फोकस किया गया है। लेकिन जो संरचनावादी विचारधारा है उसने इस बात पे फोकस किया है कि वो खुद से भी सीखे, वो अपना नए ज्ञान का अधिग्रहण करें, इस प्रकार से कि उन्होंने जो पिछला सीखा है उससे भी कनेक्टेड रहे, वो अपने अनुभव से सीखे, पिछले अनुभव और नए अनुभव को जो जोड़कर वो सीखे, है ना, खुद से अपने आप में वो स्किल को खोजें। एक व्यक्तिगत पर्सनली ओवरऑल पर्सनालिटी पर इस पर फोकस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे खोज पर जो डिस्कवरी होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।